हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे रेंज ऑफ हियरिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रेंज ऑफ हियरिंग के बारे में। तो यहाँ पर हमें 3 टाइप्स ऑफ साउंड समझने हैं जो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर उसे क्लासीफाई किया हुआ है। यानी कि जो ह्यूमन ईयर है वो सारे टाइप के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को सुन सकता नहीं है, ठीक है। तो जो ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं तो ऐसे साउंड को क्या बोला जाएगा, ऑडिबल साउंड बोलेंगे। और जो नॉन ऑडिबल या फिर अनऑडिबल जो साउंड है तो उनमें 2 आ जाएंगे, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो वही अब हम 1 बाय 1 समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर इन्हें क्लासीफाई किया हुआ है, तो इनकी जो डिफाइन वगैरह होगी वो भी फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम उन्हें बनाएंगे, ठीक है। कि जो फर्स्ट बात करते हैं ऑडिबल साउंड के बारे में। तो ऑडिबल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या फिर 20,000 हर्ट्ज को आप 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज आर नॉन एज ऑडिबल साउंड। और इन्हीं के बीच का जो साउंड होगा वही साउंड ह्यूमन ईयर सुन सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो अंडर द एज ऑफ 5 जो चिल्ड्रन है, ठीक है, या फिर जो डॉग्स है, वो इस 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी वाला जो साउंड है उसे भी वो सुन सकते हैं। तो ये भी आप याद रखना कि जो चिल्ड्रन 5 ईयर से जो बिलो अंडर द एज ऑफ 5 ईयर ऐसे जो चिल्ड्रंस है या फिर जो डॉग्स है तो वो कितने हर्ट्ज यानी कि कितने फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को सुन सकते हैं, तो 25 किलो हर्ट्ज। यानी कि जो हाई फ्रीक्वेंसी का जो रेंज था हमारा 20 किलो हर्ट्ज का, तो उससे ज़्यादा कितना 25 किलो हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी भी वो सुन सकते हैं। फिर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो सुनने की कैपेसिटी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर ऑडिबल साउंड के बारे में। तो आपको इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज याद रखनी है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। और जो छोटे बच्चे हैं 5 ईयर्स के अंडर वाले, ठीक है, तो वो 25 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। तो इंफ्रासोनिक साउंड किसे बोलेंगे, तो उसके अंदर लोअर देन 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, लोअर देन या फिर लेस देन 20 हर्ट्ज वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, ऐसे साउंड को क्या बोला जाएगा, इंफ्रासोनिक साउंड बोला जाएगा, ठीक है। तो ये इंफ्रासोनिक साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो सकती है या फिर कौन से ऑर्गेनिज्म उन्हें प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेंडुलम होता है तो वो पेंडुलम में भी इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसकी वजह से हम पेंडुलम की वाइब्रेशन को भी सुन सकते नहीं हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो राइनोसॉर्स है तो राइनोसॉर्स दूसरे अपने ही राइनोसॉर यानी कि अपने ही बीच में जो कम्युनिकेट करने के लिए भी वो यही इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी वाली इंफ्रासोनिक साउंड का ही यूज करते हैं, ठीक है। और वो भी कितनी होती है, लो एस 5 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो जो राइनोसॉर्स है वो भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी इंफ्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं। फिर जो एलिफेंट है, फिर वेल्स है, ये भी इंफ्रासोनिक साउंड ही प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस भी करते हैं तो वो सुन भी सकते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ साथ जो अर्थक्वेक होता है तो अर्थक्वेक में भी इंफ्रासोनिक वेव्स क्रिएट होती है या फिर इंफ्रासोनिक साउंड क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ एनिमल्स होते हैं उन्हें हमसे पहले पता चल जाता है और वो क्या हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब ये इंफ्रासोनिक वेव्स है वो कब प्रोड्यूस होगी, तो बिफोर शॉक वेव। तो शॉक वेव्स के पहले ये इंफ्रासोनिक वेव्स अर्थक्वेक के वक्त प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और यही वेव्स को कुछ एनिमल्स है वो पहले सुन लेते हैं और वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो अर्थक्वेक प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक वेव्स and before shock wave and which some animal can hear and get disturbed, ठीक है। अब हम बात करते हैं
अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। क्या हो जाएगा, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज या फिर हायर देन 20 किलो हर्ट्ज। तो ये 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 किलो 20,000 हर्ट्ज हो तो भी बात एक ही है, ठीक है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को क्या बोला जाएगा, अल्ट्रासोनिक साउंड बोला जाएगा। और इसमें कौन से एनिमल्स ये प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं, तो जो डॉल्फिन है, पोर्पोइज है, ठीक है, तो ये एक टाइप मैमल फिश है, ठीक है। और जो बैट्स है, फिर रैट है, ठीक है। तो ये सारे एनिमल्स जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस भी कर सकते हैं वो और सुन भी सकते हैं। इसके साथ साथ जो मौत करके जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो बैट से बचने के लिए वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं, जिसकी वजह से अपने जो एनिमी है, ठीक है, उनसे वो बच सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो रेट है, तो रेट गेमिंग यानी कि अपने ही एनिमल रेट के साथ गेमिंग खेलने के लिए भी वो अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करता है। तो कुछ आप इसके यूजेस यानी कि कौन से एनिमल इनका यूज करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड के आप ये एनिमल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर रेंज ऑफ हियरिंग। तो वो 3 टाइप से क्लासिफिकेशन हुई है, ऑडिबल साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और फिर लोअर देन 20 हर्ट्ज हो तो या फिर लेस देन 20 हर्ट्ज हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, मोर देन 20,000 हर्ट्ज या फिर हायर देन 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज, तो भी इस ऐसे साउंड को क्या बोला जाएगा, फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को अल्ट्रासोनिक साउंड हम बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड है उनकी हमें यूजेस यहाँ पर देखने हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रा साउंड, तो फर्स्ट यूज हम देखते हैं कि इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज to clean hard to reach part of object such as a spiral tube or shaped machines। यानी कि ये अल्ट्रासाउंड तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स है, यानी कि जहाँ पर हम इजीली हमारे हैंड के थ्रू वो डिफरेंट पार्ट को हम क्लीन ना कर सके, ठीक है, या फिर जो स्पाइरल फॉर्म में जो ट्यूब्स हो, ठीक है, तो उनमें भी हम ऐसे डायरेक्टली हम साफ कर सकते नहीं, क्लीन कर सकते नहीं। तो इसकी वजह से ये अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज करके उन्हें क्लीन किया जाता है, उनके जो इनर पार्ट है वो क्लीन किए जाते हैं। तो उसके लिए किया जाता है कि एक क्लीन लिक्विड लिया जाता है, ठीक है, उसके लिए जो लिक्विड यूज होता होगा, ठीक है, तो वो क्लीन लिक्विड या फिर सॉल्यूशन लिया जाता है, उसके अंदर वो पार्ट्स रखे जाएंगे और फिर वही लिक्विड के अंदर ये अल्ट्रासाउंड पास किया जाता है, ठीक है, प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से जो उनके अंदर की वाइब्रेशन है, क्योंकि ये साउंड है तो इसके वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस होने वाली, तो वही वाइब्रेशन की वजह से जो पार्टिकल्स उन पे चिपके होंगे, जो डर्ट होगा, ठीक है, जो डस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन के अंदर रिमूव हो जाएगी। और जो भी पार्ट्स है वो चाहे मशीन के पार्ट्स हो और शेप्ड मशीन के पार्ट हो या फिर कोई स्पाइरल ट्यूब्स हो, ठीक है, सर्कुलर टाइप ऐसे रिंग टाइप, ठीक है, तो वो सारा जो डर्ट वगैरह क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह के इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसे पार्ट्स डिफरेंट तरह के मशीन्स या फिर पार्ट्स को जहाँ पर हम इजीली डायरेक्ट क्लीन ना कर सके, तो ऐसे पार्ट्स को क्लीन करने के लिए ये इंडस्ट्रीज में अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज करके उन्हें क्लीन किया जाता है। फिर इसके साथ साथ सेकेंड कि इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक इन इंडस्ट्रीज विदाउट डैमेजिंग दैम। यानी कि कुछ ऐसे मेटल बॉक्स हो या फिर ब्लॉक हो या फिर कोई बड़े बड़े मशीनरी हो, ठीक है, जिनके अंदर कोई छोटी छोटी क्रैक्स हो, तो वो क्रैक्स नॉर्मली हमें ना दिखे, तो वो ऐसी क्रैक को ये अल्ट्रासोनिक यानी कि अल्ट्रासाउंड वेव्स उनके ऊपर थ्रो करके हम जान सकते हैं या फिर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फिगर भी आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से हमें फिगर बताइए।
कि कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, और उस ब्लॉक के अंदर कोई एक तरह की क्रैक्स वहां पर बनी हुई है, ठीक है, सपोज कर लो ये क्रैक्स है। अब कोई ट्रांसमीटर के थ्रू क्या हो रहा है, उसके ऊपर हम अल्ट्रा साउंड उसके ऊपर थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उनके थ्रू जो ट्रांसमीटर के थ्रू जो प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें डिटेक्ट या फिर रिसीव करने के लिए उसके अपोजिट साइड क्या किया जाता है, डिटेक्टर या फिर रिसीवर रखा जाता है, ठीक है, जिनके थ्रू क्या होगा, ये वेव्स उनके ऊपर क्या हो जाएगी, डिटेक्ट हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी, ठीक है। बट अब होगा क्या कि यहाँ पर जो क्रैक्स है तो वो वाली रेज उनके उसमें से पास होकर वहां पर डिटेक्ट हो सकती नहीं है। तो इसकी वजह से ये रेज करेगी क्या, तो वो अब वापिस उसी पाथ पर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। तो इसी तरह यानी कि इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कहाँ पर किस तरह की क्रैक्स मौजूद है, ठीक है। तो इसी तरह जो मेटल्स ब्लॉक है, तो इंडस्ट्रीज में इस तरह डिफरेंट तरह के मशीनरीज है, ठीक है, कोई साइंटिफिक ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो तो उनमें भी यानी कि छोटी छोटी मिस्टेक ना रह जाए तो उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, या फिर जो मशीनरी है उसमें भी छोटी छोटी चीज़ें या कोई छोटी क्रैक वगैरह ना रहे इसका भी बहुत ध्यान रखा जाता है। तो इसकी वजह से ऐसे जो छोटे छोटे क्रैक्स है, डिफेक्ट है, उसे रिमूव करने के लिए, उसे डिटेक्ट करने के लिए ये अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये वेव्स भी इन्हें कोई भी टाइप का डैमेज करेंगे नहीं, विदाउट डैमेजिंग देम, ठीक है। तो सेकेंड बात थी इस तरह के क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसके साथ साथ यही अल्ट्रासाउंड वेव्स ही क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि जो बाकी के साउंड यानी कि इंफ्रासोनिक है या फिर ऑडिबल साउंड है, उनकी जो यानी कि उसे क्या बोले, ऑर्डिनरी साउंड बोला है, तो उनकी जो वेव्स लेंथ होती है, वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ हम किस फॉर्म में सिंबॉलिक करते थे, लैम्बडा के फॉर्म में, ठीक है, जो दो क्रस्ट या फिर दो ट्रफ, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। तो यहाँ पर उनकी जो ऑर्डिनरी साउंड की जो वेवलेंथ होती है वो कैसी होती है, लॉन्गर होती है। तो लॉन्गर वेवलेंथ होने की वजह से it cannot be used for such purpose as will bend around the corners of the defective location and enter the detector। यानी कि ये जो ऑर्डिनरी साउंड होगी लाइक इंफ्रासोनिक या फिर ऑडिबल, ठीक है, तो वो क्या करेगी, यहाँ पर ये तो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, बट वो क्या होगी, कॉर्नर से ऐसे कॉर्नर से रिमूव होकर या फिर बोले उसके लिए वर्ड्स है डिफेक्ट हो जाएगी, ठीक है, या फिर बैंड हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, वो बैंड हो जाएगी, ठीक है। तो बैंड होकर वो वही वापस कहाँ पर चली जाएगी, डिटेक्टर पर चली जाएगी। तो इसकी वजह से ऐसे साउंड का हम यूज कर सकते नहीं है। तो किसका यूज किया जाएगा, अल्ट्रा साउंड का यूज इसी तरह इसकी डिफेक्ट या फिर इस तरह के क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये बात थी थर्ड। अब हम बात करते हैं सेकंड। अब थर्ड बात करते हैं जो मेडिसिन में यानी कि मेडिकल रीजन में जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लाइक इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है, या फिर इकोकार्डियोग्राफ, फिर अल्ट्रा सोनोग्राफी, तो जैसे कि आपने नॉर्मल नाम सुना होगा सोनोग्राफी, ठीक है। तो इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है तो वो इंस्ट्रूमेंट में भी ये अल्ट्रा साउंड वेव्स का यूज किया जाता है और उनके थ्रू ही वो ऑर्गन का जो भी इमेज बनाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इकोकार्डियोग्राफ यानी कि वो किसके रिलेटेड होगा, हार्ट के रिलेटेड। तो जो हार्ट की इमेज फॉर्म करने के लिए भी ये अल्ट्रा साउंड वेव्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो दिस वेव्स आर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ हार्ट एंड इट्स इमेज आर फॉर्म्ड। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी। तो उसे ही क्या बोलते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। यानी कि ये साउंड वेव्स का यूज करके हार्ट के ऊपर फॉल्स किया जाएगा ये वेव्स, ठीक है, और उनके ऊपर जो एक्शन हो रही है वही एक्शन का वो क्या करेगी, वो वेव्स रिफ्लेक्ट होगी उसी के थ्रू, ठीक है, और वही रिफ्लेक्ट होती हुई वेव्स के अकॉर्डिंग उनका जो डिटेक्टर होगा उन डिटेक्टर के थ्रू
इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। और उसके थ्रू फिर यानी कि फिर उनके थ्रू वही इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू क्या फॉर्म होता है, उनका इमेज फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो इस ऐसी टेक्निक को क्या बोला जाएगा, इकोकार्डियोग्राफी बोला जाता है, ठीक है। जो इस तरह से हार्ट की इमेज यानी कि हार्ट बीट की जो इमेज फॉर्म करनी है उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसी तरह बात करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होगा, तो हमारे बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है लाइक गॉल ब्लैंडर, लीवर, किडनी, यूटेरस, ठीक है, तो इनकी इमेजिन बनाने के लिए यूज किया जाता है। देखते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, तो उसमें क्या होगा, द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग पिक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग इको ऑफ अल्ट्रासाउंड। किसके थ्रू, इको ऑफ अल्ट्रासाउंड, क्योंकि ये जो साउंड वेव्स है वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो रिफ्लेक्ट हो रही इट मीन्स उसे क्या बोलेंगे, इको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इको ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी, या फिर नॉर्मली हम सोनोग्राफी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी पिक्चर इनके थ्रू हम बना सकते हैं, ठीक है। या फिर इस ऑर्गन में कोई डिफेक्ट हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो यानी जैसे कि ट्यूमर हो गई हो, कोई गांठ जैसा यानी गांठ हो गई हो, ठीक है, तो वो भी इसके थ्रू जान सकते हैं। इट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी सच एज अ लीवर, गॉल ब्लैंडर, किडनी, यूटेरस एंड हार्ट, ठीक है। तो इस इंटरनल ऑर्गन को इन्वेस्टिगेट यानी कि उन्हें जान सकते हैं कि किस तरह का उनके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, तो वो यही सोनोग्राफी के थ्रू हम पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इट हेल्प द डॉक्टर टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज सच एज अ स्टोन्स इन अ गॉल ब्लैंडर या फिर किडनी। तो स्टोन्स मान लो कि हो गए हो गॉल ब्लैंडर में या फिर किडनी में, तो वो भी डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ ट्यूमर्स इन डिफरेंट ऑर्गन, किसी कोई डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में मान लो कि ट्यूमर हो गई हो, ठीक है, तो वो ट्यूमर का भी पता कर सकता है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि जो मान लो कि पर्टिकुलर कोई ऑर्गन पर ऐसे गांठ हो गई है, ठीक है, तो उसमें उनके जो टिश्यू हो गए, तो टिश्यू की जैसे नॉर्मल टिश्यू की जो डेंसिटी होती है वो डिफरेंट होगी, और जब वहाँ पर ट्यूमर बन गया तब उनकी जो डेंसिटी होगी उनका भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। क्या, जो नॉर्मल टिश्यू की उनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है, और जब ट्यूमर हो गया होगा तो भी तो उसकी डेंसिटी होगी उस टाइम कैसी, नॉर्मल के अकॉर्डिंग डिफरेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो अल्ट्रासाउंड जो वहाँ पर थ्रो किए जाते हैं बॉडी के ऊपर या फिर टिश्यू के ऊपर, ठीक है, तो इनकी वजह से उनकी जो रिफ्लेक्शन है वो फिर पर्टिकुलर डिफरेंट बनने लगेगी, और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो क्या उसका जो डिटेक्टर है वो डिटेक्टर उस वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और उसी के थ्रू उनकी इमेज बनेगी, ठीक है। और इसी के थ्रू पता चलेगा कि हाँ वहाँ पर क्या है, कोई ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं कि इट इज ऑल्सो यूज्ड एग्जामिनेशन ऑफ द फोइटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी, अब ये फोइटस क्या है, तो फोइटस ये जो बेबी यानी कि जब बेबी डेवलप होता है यूटेरस के अंदर, तो उनके जो पार्ट्स शो होने की स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, फोइटस बोला जाता है। यानी कि आपको पता है ये क्लास 8 में भी आप पढ़ के आए हैं कि जब गैमेट फॉर्म यानी कि गैमेट जब फर्टाइल होते हैं तब क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। जायगोट फिर टिश्यू में कन्वर्ट होकर क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देता है, ठीक है। एम्ब्रियो के बाद का जो स्टेप होता है वो क्या होगा, फोइटस होता है। फोइटस के बाद क्या होगा, बेबी डेवलप होता है। तो ये फोइटस में यानी कि फोइटस के वक्त फोइटस की जांच करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ये यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ डिटेक्ट कॉन्जिनियल डिफेक्ट या फिर ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मलिटी, और इसके साथ साथ फोइटस का ग्रोथ किस तरह से हो रहा है तो वो भी उस अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हम जान सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर कौन से वेव्स का यूज किया जाता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज किया जाता है। फिर जो अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू स्प्लिट
टाइनी स्टोन्स इन किडनी इनटू फाइन ग्रेन। तो किडनी या फिर किडनी के अंदर यानी कि जो स्टोन्स हो गए, ठीक है, तो उन्हें तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए भी, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने के लिए, फाइन ग्रेन्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, इसी अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, ठीक है। और फिर छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो बाय यूरिन के थ्रू क्या हो जाएंगे, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड हो जाएंगे, यानी कि कितने एप्लीकेशन हो गए। फर्स्ट, इंडस्ट्रीज में इस तरह के डिफरेंट जो पार्ट्स या फिर और से मशीनरी हो तो उन्हें क्लीन करने के लिए, फिर कोई क्रैक्स वगैरह या फिर कोई डिफेक्ट इसके अंदर आ गई है, ठीक है, तो उन्हें जांच करने डिटेक्ट करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड यूज होता है। फिर इसके साथ साथ इकोकार्डियोग्राफ में, फिर अल्ट्रासोनोग्राफी में, ठीक है, फिर जो स्टोन वगैरह है उन्हें ब्रेक करने में यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं सोनार। तो सोनार भी वो भी अल्ट्रासाउंड के थ्रू, उसके अंदर भी अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज किया जाता है, बट ये पर्टिकुलर जो सी है तो सी की जो डेप्थ मेजर करने के लिए ये सोनार किसके लिए यूज किया जाता है, तो जो सी की डेप्थ है, ठीक है, फिर कोई सबमरीन सी के अंदर है, ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट चीजों को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। इस सोनार पर एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक डिवाइस है, ठीक है, जो इस बोट हो, सबमरीन हो तो उसके अंदर लगाई जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोनार का फुल फॉर्म क्या होगा, तो सोनार इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या हो जाएगा उसका, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। इस डिवाइस का यूज कहाँ कहाँ पे होगा, तो इट इज यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट समंदर की सरफेस या फिर डिफरेंट डिस्टेंस उनके फाइंड किए जाएंगे, ठीक है, बाय सोनार, ठीक है। इस तरह डायरेक्शन पता की जाएगी या फिर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कोई पर्टिकुलर डिफरेंट ऑब्जेक्ट समंदर में या फिर उसके अंदर मूव हो रहे तो उनकी कितनी स्पीड है, तो वो भी इस सोनार के थ्रू पता किया जाता है, ठीक है। इसके साथ और भी यूज है उसके कि इट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी। सी कितना डीप है, ठीक है, वो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। फिर लोकेशन अंडर वाटर हिल्स, हिल्स की लोकेशन या फिर वैली की लोकेशन, वैलीज की लोकेशन, सबमरीन्स, आइसबर्ग, फिर संकिन शिप, डूबे हुए जो शिप है तो उन वो भी फाइंड करने के लिए ये सोनार का यूज किया जाता है। तो आप इनके यूजेस के लिए ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सोनार वर्किंग कैसे करता है, ठीक है। तो अब इसके लिए 2 मेन डिवाइस होगी इसके, कौन से, एक होगा ट्रांसमीटर और एक होगा रिसेप्टर या फिर डिटेक्टर, ठीक है। ट्रांसमीटर क्या करेगा, साउंड वेव्स, कौन से साउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव्स क्रिएट करेगा यानी कि प्रोड्यूस करेगा, और डिटेक्टर या फिर रिसेप्टर के थ्रू क्या होगा, उसे रिसीव किया जाएगा, ठीक है। तो it consists of a transmitter and a receptor or a detector and installed at the bottom of a ship, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक फिगर भी देख सकते हैं कि सपोज कर लो ये बोट है, ठीक है, तो बोट के बॉटम पर इस तरह से अरेंजमेंट की जाएगी, या फिर बोट स्टीमर वगैरह, तो उनमें 2 तरह के, यानी कि सोनार के लिए ट्रांसमिट वेव्स को ट्रांसमिट करने वाला ट्रांसमीटर होगा और एक डिटेक्टर होगा। तो जो ट्रांसमीटर के थ्रू क्या किया जाएगा, वेव्स को ट्रांसमिट किया जाएगा, तो वो वेव्स जो ट्रांसमिट हो रही है तो उसकी भी पर्टिकुलर स्पीड पहले से पता होगी, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ से जब उसे ट्रांसमिट किया जाता है तो वहां से ट्रांसमिट तक का जो टाइम है वो कैलकुलेट यानी कि वो आइडेंटिफाई किया जाता है या फिर उससे पहले नोट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो डीप जो समंदर का जो सी बेड है, ठीक है, वहां से वो इंसिडेंट होकर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसके बाद जो डिटेक्टर से जो डिटेक्ट हो रहा है तो उसके बीच का भी टाइम यानी कि कितने टाइम में वो वहां से निकला, ठीक है, और वो डिटेक्ट हुआ है यानी कि उसकी एंडिंग, तो उनके बीच का टोटल टाइम भी मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास स्पीड है और इसके साथ साथ जो टाइम है उसने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का, यानी कि ट्रांसमीटर से रिलीज होकर डिटेक्टर से जो
डिटेक्टर के थ्रू जो डिटेक्ट हुआ है, ठीक है, तो उस तक का जो टाइम है वो भी हमारे पास है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होगा। तो उसके लिए भी पर्टिकुलर फॉर्मूला हम यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं वो कि ट्रांसमीटर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा वेव्स को एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। एंड दिस वेव्स ट्रैवल थ्रू वाटर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द बॉटम टू सी आर रिफ्लेक्टेड बैक एंड रिसीव बाय डिटेक्टर। तो ये इसकी वर्किंग हो जाएगी कि किस तरह से ये काम करेगा। तो जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसमीटर के थ्रू से थ्रू किया जाएगा, यानी कि ट्रांसमिट किया जाएगा पानी के अंदर, ठीक है। फिर वो जो सी बेड है वहां पर स्ट्राइक होकर वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद रिसीव होगा बाय डिटेक्टर से, ठीक है। तो दिस रिफ्लेक्टेड वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल, और यही रिफ्लेक्टेड रे को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, वो भी बाय डिटेक्टर से, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें डिस्टेंस, ये सी बेड और इस सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो अब इसके थ्रू जान सकते हैं। तो वो कैसे जानेंगे, तो अब जो टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, या फिर जो ट्रांसमिशन हुआ था वहां से लेकर जो रिसेप्टर के थ्रू रिसेप्ट हुआ, ठीक है, तो उनके बीच का टाइम हमने सपोज कर लिया स्मॉल टी, ठीक है। तो वो कौन सा टाइम होगा, तो ट्रांसमीटर के थ्रू जो प्रोड्यूस होकर ये सी बेड को स्ट्राइक करके वापिस जो आया, उतना जो टाइम है वो कितना लिया है हमने, स्मॉल टी, ठीक है। और उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड थ्रू सी वाटर वो कितनी सपोज कर ली है, v, ठीक है। तो अब उसके ऊपर से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो वो डिस्टेंस कितना होगा, तो वो डिस्टेंस यहाँ पर सपोज कर लिया है 2d। अब ये कैसे हुआ, यानी कि ये टाइम जो हमने लिया है ना, मान लो कि सपोज कर लो ये d है, बट जो टाइम इसके साथ हमने लिया है वो कौन सा लिया है, तो वो ट्रांसमीटर से जो प्रोड्यूस होकर वो सी बेड पर स्ट्राइक होता है और बाद में वो डिटेक्टर के थ्रू रिसीव होता है, ठीक है। तो उनके बीच का टाइम है। तो जो हमें अब इस टाइम जो डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, ये टाइम और जो स्पीड है वो हम लेकर जो डिस्टेंस मिलेगा वो कौन सा डिस्टेंस होगा, तो इनका टोटल डिस्टेंस होगा, यानी कि ट्रांसमीटर से लेकर सी बेड तक और सी बेड से लेकर वापिस डिटेक्टर तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी डबल हो जाएगा, यानी कि इसकी वजह से यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, 2d मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो डिस्टेंस फाइंड करने की जो फॉर्मूला बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2d इज इक्वल टू v इंटू टी, या फिर 2d इज इक्वल टू वी टी। तो इसे क्या बोला जाता है, इको रेंजिंग बोला जाएगा। इसे क्या बोलेंगे हम, इको रेंजिंग, ठीक है। तो ये आप इस तरह से ये भी लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू वी टी बाय 2, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर ये जो डिस्टेंस होगा वो फिर हम क्या सपोज कर लेंगे, d सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो ये d है, तो टोटल कितना होगा, 2d हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर सोनार के बारे में। तो सोनार एक क्या है, डिवाइस है जो इस तरह से बोट, स्टीम वगैरह में यूज किया जाता है डिफरेंट यूजेस के लिए। कौन से यूजेस, डिस्टेंस, डायरेक्शन या फिर स्पीड फाइंड करने के लिए, अंडर वाटर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके, ठीक है। फिर इसके साथ साथ डेप्थ ऑफ सी फाइंड करना हो, लोकेट अंडर वाटर हिल्स, वैलीज, फिर संकिंग शिप, आइसबर्ग, सबमरीन। तो इन डिफरेंट यूजेस के लिए सोनार का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ जो बैट्स है, तो बैट्स भी हमें पहले देखा कि अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज करते हैं, ठीक है। तो वही पॉइंट हमें देखना है कि बैट्स फ्लाई इन डार्क नाइट बाय इमिटिंग हाई पिच्ड अल्ट्रासाउंड वेव्स which are reflected from obstacle or a prey and return back's ear। यानी कि कोई सामने ऐसे कोई रुकावट हो, यानी कि उनके थ्रू डार्क नाइट अंधेरे में वो ऐसे बिना टकराए क्या फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यानी कि वो भी क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और वो हाई पिच्ड होगा, ओके। अब इसके साथ साथ सामने कोई प्रे है, ठीक है, या फिर कोई ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट आ रही है, तो
वहां से क्या होगा, वो वेव स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर वो बैट के ईयर पर आता है, ठीक है। और उसके थ्रू फिर वो उसे पता चल जाता है या फिर आइडेंटिफाई कर सकता है, उसकी रिफ्लेक्शन वाली जो नेचर है उसे जान सकता है। और इसी के थ्रू वो उसे पता चलेगा कि सामने कोई ऑब्स्टेकल है या फिर प्रे है, ठीक है। तो द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन टेल्स द बैट वेयर द ऑब्स्टेकल और अ प्रे इज एंड व्हाट इट इज लाइक, ठीक है। फिर इसके साथ साथ जो पोर्पोइज, जो एक मैमल व्हेल्स जैसा एनिमल है, ठीक है, तो वो भी अल्ट्रासाउंड का यूज करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो किसके लिए यूज करेगा, फॉर नेविगेशन एंड लोकेशन ऑफ फूड इन द डार्क, यानी कि डार्क टाइम में नेविगेशन के लिए, फूड के नेविगेशन या फिर लोकेशन के लिए वो इसी अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट एनिमल भी अल्ट्रासाउंड का यूज तो करते हैं, इसके साथ साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट में भी अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज किया जाता है, ठीक है। इस तरह इंडस्ट्रीज में भी अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बात थी एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो आज हमने देखा रेंज ऑफ हियरिंग, जो 3 टाइप से थे, ऑडिबल, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक, ठीक है। ऑडिबल की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, इंफ्रासोनिक की हो जाएगी लेस देन 20 हर्ट्ज एंड अल्ट्रासाउंड सोनिक की हो जाएगी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। थैंक यू।